एक ऐसी ताकत की कल्पना कीजिए जिसने एक विशाल और सदियों पुराने साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठा साम्राज्य की। हम उस रणनीतिक क्षमता और शानदार राज्य निर्माण को समझेंगे जिसने लिटरली हमारे इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल दिया। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आज हम मुख्यतः इन 5 कड़ियों पर फोकस करेंगे। स्वराज्य का असली दृष्टिकोण क्या था, उनकी कमाल की गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स, मराठा नौसेना का निर्माण कैसे हुआ, किसानों के लिए लाए गए क्रांतिकारी सुधार और आखिर में इस विशाल साम्राज्य की विरासत। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वराज्य के दृष्टिकोण की। एक इंडिपेंडेंट संप्रभु राज्य का निर्माण आखिर शुरू कैसे हुआ। सोचिए 17वीं सेंचुरी का दक्कन का पठार, जहां बड़ी बड़ी ताकतवर सुल्तानतें राज कर रही थीं। ऐसे माहौल में 1630 से 1680 के दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत ही छोटी उम्र में पूना के आसपास के किलों पर अपना नियंत्रण बनाना शुरू किया। उनका लक्ष्य किसी दूसरे राजा के अधीन रहना नहीं था, वो चाहते थे हिंदवी स्वराज्य, यानी अपना खुद का एक संप्रभु राज्य स्थापित करना। उस जमाने में ये अपने आप में ही एक बेहद क्रांतिकारी और डेयरिंग विचार था। लेकिन देखिए, बात सिर्फ आज़ादी हासिल करने तक सीमित नहीं थी। असली मकसद स्वराज्य को सुराज्य में बदलना था। सुराज्य मतलब सुशासन, गुड गवर्नेंस, एक ऐसी कल्याणकारी व्यवस्था जहां आम इंसान और किसानों की भलाई को सबसे ऊपर रखा जाए। एक ऐसी सोच जिसे तब के ट्रेडिशनल रूलर्स बिल्कुल इग्नोर कर देते थे। अब आते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, छापामार युद्ध यानी गुरिल्ला वॉरफेयर के उस्ताद। आखिर कैसे उन्होंने अपने से कई गुना बड़ी सेनाओं को धूल चटाई। देखिए, विशाल मुगल सेना और मराठाओं के बीच की टक्कर बिल्कुल डेविड और गोलायत जैसी थी। इतनी बड़ी फोर्स को फेस टू फेस हराना नामुमकिन सा था। तो इस असमानता को मात कैसे दी गई? जवाब था गणिमी कावा। ये एक ऐसी युद्ध नीति थी जो खुले मैदान में लड़ने के बजाय फुर्ती, सरप्राइज अटैक्स, तेज गति और स्थानीय भूगोल पर निर्भर थी। महाराज ने इस टेक्निक को इंडियन ज्योग्राफी, खासकर पठारी और पहाड़ी इलाकों के हिसाब से इतना परफेक्ट कर लिया था कि दुश्मन बस देखते रह जाते थे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 1659 का प्रतापगढ़ युद्ध। ये इंसिडेंट किसी रोमांचक सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। बीजापुर के खतरनाक सेनापति अफजल खान को हराने के लिए शिवाजी महाराज ने चतुराई का सहारा लिया। उन्होंने अपने कपड़ों के नीचे एक कवच पहना, हाथ में बाघनख यानी टाइगर क्लॉज छिपाए, और जब अफजल खान ने धोखा देने की कोशिश की तो एक आश्चर्यजनक हमले से उस विशाल दुश्मन को वहीं ध्वस्त कर दिया। इनकी स्ट्रैटेजीज बहुत क्लियर थी। दुर्गम पहाड़ियों की डीप नॉलेज, पैदल या घोड़े पर सुपर फास्ट मूवमेंट, अचानक से एम्बुश करना, और हाँ, डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन से हमेशा बचना। मराठा सेना के पास हल्के कवच होते थे जिससे वो तेजी से जंगलों को पार कर लेते थे, और इस स्पीड के सामने दुश्मन की भारी भरकम आर्मी पूरी तरह से लाचार हो जाती थी। चलिए अब जमीन से चलते हैं समुद्र की तरफ। तीसरी कड़ी, मराठा नौसेना का निर्माण और तटों की सुरक्षा। 1650 के दशक में एक बहुत ही कमाल का और अभूतपूर्व कदम उठाया गया। यूरोपियंस की समुद्री ताकत को बढ़ते देख महाराज ने अपनी नेवी बनाई। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मराठा नेवी उनकी ब्लू वाटर नेवी से बिल्कुल अलग थी। यूरोपियंस बड़े और गहरे समुद्र वाले जहाजों पर निर्भर थे, पर मराठों ने बनाई एक ग्रीन वाटर नेवी, मतलब किनारों और उथले पानी के लिए अनुकूल, एकदम हल्की और बेहद तेजी से मुड़ने वाली बोट्स। और जब एडमिरल कान्होजी अंग्रेज जैसे नेताओं ने इसकी कमान संभाली, तब तो इस फोर्स ने कमाल ही कर दिया। इन्होंने कोस्टल वॉरफेयर के लिए स्पेशल जहाज़ों का इस्तेमाल किया। इनमें छोटे और हल्के गैलेवेट्स थे जिनका वजन बस 120 टन के आसपास होता था, और थोड़े बड़े ग्रैब्स थे। उथले पानी में स्विफ्ट मूवमेंट्स के लिए ये जहाज बिल्कुल परफेक्ट थे। इनकी टैक्टिक्स सच में शातिर थीं। पहला स्टेप, दुश्मन के भारी जहाज़ों को लालच देकर उथली खाड़ियों यानी शैलो वाटर्स में फंसाना, फिर पीछे से या हवा की दिशा से अचानक हमला करना, अपने आगे की तोपों से फायर करना ताकि दुश्मन की बड़ी तोपों का सामना न करना पड़े, और आखिर में जहाज पर चढ़कर हैंड टू हैंड कॉम्बैट करके कब्जा कर लेना। शैलो वाटर का ये ब्रिलियंट यूज विदेशी टेक्नोलॉजी को पूरी तरह बेअसर कर देता था। अब आते हैं चौथे और सबसे अहम विषय पर, जो शायद उतना डिस्कस नहीं होता, क्रांतिकारी कृषि सुधार, आम किसानों का सशक्तिकरण।
देखिए, उस दौर की सामंतवादी यानी फ्यूडल व्यवस्था किसानों के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ थी। इसे खत्म करने के लिए महाराजा ने जागीरदारी प्रथा को ही उन्मूलित कर दिया। जो शोषण करने वाले और पुश्तैनी बिचौलिए थे, उन्हें हटाकर रैयतवारी मॉडल लाया गया। अब राज्य सीधे तौर पर आम किसान के प्रति जवाबदेह बन गया था, कोई बिचौलिया नहीं। टैक्स का सिस्टम भी एकदम ट्रांसपेरेंट कर दिया गया। किसानों के लिए कर की दरें 33.3% से 40% के बीच फिक्स कर दी गईं, और इसे ऐसे ही हवा में तय नहीं किया जाता था, बल्कि खती नामक एक वैज्ञानिक भूमि मापन प्रणाली यानी साइंटिफिक लैंड मेजरमेंट के आधार पर तय किया जाता था। साथ ही किसानों को बीज और बैल लेने के लिए तगाई नाम के लो इंटरेस्ट लोन भी दिए जाते थे, ताकि उनकी आर्थिक सुरक्षा बनी रहे। और ये बात सच में हैरान करने वाली है कि 17वीं सेंचुरी की ये आर्थिक नीतियां आज की दुनिया में भी उतनी ही प्रासंगिक है। उस समय का जो रैयतवारी मॉडल था, जिसमें स्टेट डायरेक्टली किसान से डील करता था, वो आज के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी सिस्टम जैसा ही है, जिसका मेन मोटिव भ्रष्टाचार रोकना है। और उस वक्त की कठिना लैंड मेजरमेंट सिस्टम बिल्कुल आज के आधुनिक डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स की तरह कारगर थी। उनकी फोरसाइट वाकई कमाल थी। और अब हमारे इस विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर आते हैं, इस महान साम्राज्य की विरासत और उनकी दूरदृष्टि। सैन्य कौशल, समुद्री ताकत और उनके वेल प्लान्ड आर्थिक सुधारों ने ही मराठों को आगे चलकर ब्रिटिश शासन से पहले भारत की सबसे बड़ी पैन इंडियन ताकत बनने में मदद की। उनकी दूरदृष्टि का अंदाजा आप रामचंद्र पंत अमात्या के 1715 के इस कथन से लगा सकते हैं। उन्होंने कहा था कि ये टोपी पहनने वाले यूरोपीय व्यापारी सिर्फ व्यापार करने नहीं आए हैं, बल्कि अपना क्षेत्र बढ़ाने आए हैं। इनके आवागमन को नियंत्रित करना चाहिए। ये यूरोपियन कोलोनियलिज्म के आने वाले खतरे की एकदम सटीक और पहली वार्निंग थी। तो इस पूरी डिस्कशन को हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर एक सच्चे टिकाऊ साम्राज्य के निर्माण के लिए एडवांस्ड युद्ध नीतियां और कल्याणकारी सुशासन दोनों एक बराबर जरूरी हैं, तो आज के आधुनिक देश मराठों के इस सुराज्य मॉडल से क्या-क्या सीख सकते हैं? क्योंकि इतिहास हमें ये साफ बताता है कि एक परमानेंट ताकत सिर्फ तलवार के दम पर खड़ी नहीं होती, बल्कि अपने आम लोगों की समृद्धि और खुशहाली पर निर्भर करती है। इस ऐतिहासिक सच पर गौर जरूर कीजिए।